अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और छोड़े चले, नावल है सॉरी, दानी आंचल बाय ज़रिश नूर। हमने ये नावल पहले नहीं पढ़ा और ये एक न्यू नावल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको और हमें ये नावल पसंद आएगा और आप और हम इसे अच्छे से रीड करें, ठीक है। इसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक पिछले नावल की वीडियो है ना, उसके कमेंट में पिन है। तो आप उस चैनल को भी कहते हैं सब्सक्राइब कर लें। वैसे इसका नाम है फिक्शन फैंटेसी। तो आप लोग प्लीज़ सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, फिक्शन सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, फिक्शन फैंटेसी सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, नहीं तो इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। हर तरफ सन्नाटों का राज था। रात की तारीकी में दो हेले तेज़ तेज़ कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। रात की तारीकी में वो दोनों रात का ही हिस्सा लग रहे थे। भाभी जल्दी चलिए, अगर सैफ़ी भैया आ गए ना तो हमारी खैर नहीं है। मिशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब वो लौट चलें भाभी, अब तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी है, अब हम ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे। मिशाल, अगर इसने हमारी बात ना मानी तो हम क्या करेंगे। ब्लैक अबाया में दोनों की सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी। दोनों इस वक्त डर, खौफ और बेयकीनी जैसी सूरत हाल से तो चार थी। न जाने जिसके पास मदद के लिए जा रहे थे वो इनकी मदद करेगा भी कि नहीं। आखिर वो भी तो सैफ़ी का सबसे अच्छा दोस्त और इसका चौधरी साहब था, जिस पर सैफ़ी आंखें बंद करके यकीन करता था कि वो आज इन दोनों की वजह से सैफ़ी से झूठ बोलेगा। अब दोनों के कदम सुस्त पड़ गए। सामने चौधरी इस्लान का डेरा था। जिस वक्त सारा गांव अंधेरे में डूबा सो रहा था, इस वक्त इस डेरे पर दिन सा समा था। मिशाल इत्मीनान से चल रही थी जबकि इसके पीछे चलती अरीबा को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हो रही थी। डेरे के पास पहुंचकर सामने खड़े गार्ड्स को मिशाल ने इस्लान चौधरी से मिलने को कहा तो इन दोनों ने सर से पैर तक इन दोनों को देखा। क्यों मिलना है? कुछ काम है। इनमें से गार्ड अंदर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया और इन दोनों के लिए गेट वॉक कर दिया। अंदर एक और आदमी खड़ा था। इसने इन दोनों को सामने मौजूद कमरों में से एक कमरे में जाने को कहा। वो कमरे में दाखिल हुई तो इस्लान चौधरी क्रोफर से टांग पर टांग जमाए बैठा था। वो अपने पीछे खड़े अपने खास आदमी पाशा को मोबाइल पर कुछ दिखा रहा था। इन दोनों के अंदर दाखिल होने पर इसने बगैर देखे इन दोनों को हाथ के इशारे से सामने पड़ी चारपाई पर बैठने को कहा। विशाल और अरीबा आज पहली बार इस्लान चौधरी को देख रही थी, जो कि ब्लैक कमीज शलवार में मलबूस, गले में ग्रे चादर डाले बेनियाज सा बैठा था। बोलिए, क्या मसला जो इस वक्त आप लोगों को यहाँ ना पड़ा? मिशाल ने अरीबा को बोलने का इशारा किया। अरीबा ने कांपती आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैं सैफ मंसूर की मनखू हूँ। कल आपने जिस शख्स को हमारे घर के करीब से पकड़ कर लाए हैं, जिसके बारे में सैफ ने बताया कि वो किसी लड़की के पीछे साथ वाले गांव से आया है, वो लड़की मैं हूँ। मेरा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझे और मेरी माँ को वहाँ तंग करता था, इसलिए हम लोग वो गांव छोड़कर यहाँ चले आए। लेकिन मैं चाहती हूँ इस बात का सैफ को ना पता चले। क्यों? इसके क्यों के जवाब में रीबा खामोश हो गई थी, क्योंकि इस शख्स के पास मेरी किसी शादी में खींची गई तस्वीर है और अगर इसने सैफ को वो दिखा दी तो वो मुझे छोड़ देगा। अब वो कुछ भी ना बोला जब इनके दरमियान खामोशी के सिलसिले ने तूल पकड़ा था। मिशाल बोली, चलो भाभी चलें। इसने गुस्से भरी नज़र इस्लान चौधरी पर डाली। वो समझ गई कि वो इनकी मदद नहीं करेगा। इसकी आवाज़ पर इस्लान चौधरी ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा, जो दूसरी लड़की का हाथ पकड़े इससे चलने के लिए बोल रही थी। इस्लान चौधरी ने अपनी बड़ी बड़ी बुरी आंखें इस लड़की पर जमा दी। पाशा, इन लोगों को इनके घर तक छोड़ कर आओ। मिशाल गुस्से में रीबा को खींचती वहाँ से ले गई थी। वापसी का सफ़र पाशा की मौजूदगी की वजह से खामोशी में कटा। घर का ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हुई तो रीबा चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मिशाल बाया तार के इसके बराबर बैठ गई। भाभी, आप परेशान ना हो, मैं भाई को समझा लूँगी। अरीबा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो मेरा यकीन नहीं करेगा। आप ऐसे ही वहमी हो रही हैं, कुछ नहीं होगा। तुम पहले मुझे ना ये आप जनाब कहना छोड़ो। ना जी, मैंने तो आज के बाद भाभी ही कहना है। मुझे सैफ़ी भैया की तरफ से सख्त किस्म के ऑर्डर हुए हैं कि चूँकि आप मोहतरमा मुझसे उम्र में पूरी 3 साल बड़ी हैं, इसलिए मुझे आपको अदब से बुलाना चाहिए। तभी अंदर से सकीना आंटी की खांसने की आवाज़ आई तो मिशाल रोती रीबा पर एक नज़र डालकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। इतना बेयकीन है इसका शोर। गिलास में पानी डालकर इन्हें सहारा देकर गिलास इनके लबों से लगा दिया। हलक में पानी जाते ही इनका खांसी का दौरा ख़त्म हो गया। उन्होंने एक तशक्कुर भरी नज़र मिशाल पर डाली और आंखें मूंद ली। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मिशाल बाहर आई तो रीबा दरवाज़ा खुले खड़ी थी, जबकि सामने सैफ मंसूर खड़ा था। मिशाल को भेजो। इसकी बात सुनकर मिशाल पहले ही बाहर आ गई थी और रीबा को गले लगाकर बाहर आकर सैफ की गाड़ी में बैठ गई, जबकि इसके पीछे आता सैफ वापस पलट कर दरवाजे तक गया जहाँ रीबा खड़ी इन्हें जाता देख रही थी। सुनो,
सैफ की आवाज़ पर रीबा ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। तुम रोती रही हो? इसकी बात पर इसने नज़रें चुरा ली। नहीं, मैं तो नहीं रोई, वो टक टक कर बोली। इसकी बात पर वो गर्दन इस बात में हिलाता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। इस पर एक अलविदाई नज़र डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पाशा जी छोटी चौधरी, ये दूसरी लड़की सैफ की बहन थी। जी छोटी चौधरी जी। पाशा मौदब बना खड़ा था। नाम क्या है? मिशाल। आज के बाद ये नाम किसी की ज़ुबान पे नहीं आना चाहिए। पाशा बात समझता हुआ इस बात में चढ़ आ गया। चल मेरे भाई, काम हो गया। सामिया चौधरी शहर से एमएससी करके लौटी थी। वो अज़लान चौधरी की बचपन की मंग है। शजात चौधरी और ज़ारा की इकलौती लाडली बेटी, नाज़ो नम से पली बड़ी, इंतहा की खुदसर और मुँहफट। लेकिन अज़लान चौधरी के लिए इसकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इसलिए फैसला हुआ था कि इस बार वो घर लौटेगी तो धूमधाम से इसकी शादी कर दी जाएगी। वो जब भी हवेली आती थी हर तरफ रौनक हो जाती थी। अज़लान चौधरी की दादी सरैया बेगम बहुत ही खुद पसंद औरत थी। गांव के लोगों की औकात इसकी नज़र में दो कौड़ी की भी नहीं थी। जब दिल चाहे किसी भी घर की औरतों को बुलाकर अपने घर के काम करवा लो और साथ में हाथ पे कुछ रखते हुए 100 बातें भी सुनाना। अपने मुलाजमों को तो वो मुँह ही नहीं लगाती थी। सामिया चौधरी और अज़लान चौधरी में भी अपनी दादी का अक्स नजर आता था। इस वक्त सब लोग अज़लान की दादी जिन्हें सब भी जान कहकर पुकारते थे, सब लोग इनके कमरे में मौजूद थे। अज़लान चौधरी मामूल की तरह अम्मा भी के कमरे में आया, लेकिन पहले ही मोड़ पर सामिया से टकरा गया, जो इसे सामने देखकर शर्माई घबराई सी खड़ी थी। अज़लान चौधरी सलाम करके भी जान की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह इसके रूड रवैये पर सामिया का पारा हाई हो चुका था और वो वहाँ से वॉकआउट कर चुकी थी। अज़लान चौधरी में बिगड़े हुए रईसजादों वाली तमाम बातें मौजूद थी। अज़लान चौधरी हाकम अली का लाडला पोता है। इनके लाडले बेटे सिकंदर चौधरी का बेटा है। सिकंदर चौधरी और शजा चौधरी और अज़लान चौधरी इस वक्त हाकम अली चौधरी के कमरे में मौजूद थे। बाबा, आपने अज़लान को बहुत छूट दे रखी है। आप जानते हैं कल इसने मेरे दोस्त के बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। आज इसके पास कॉल आई थी, वो बहुत नाराज़ है। हाकम अली ने अज़लान की तरफ देखा। अज़लान बेटा बोलो, बाप को जवाब दो, क्यों किया है आपने ऐसा? दादाजी इसने हमारे गांव की लड़की के साथ बदतमीजी की थी। सिकंदर सुन लिया? अपने दोस्त को बताना आज के बाद अगर इसके बेटे ने ऐसी कोई हरकत की तो वह यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। बाबा, आप बेजा इसकी हिमायत कर रहे हैं। हाकम अली ने एक नज़र अज़लान पर डाली। इधर हुक्म लिखा है, पहले हाकम था। हाकम नाम सुना है, हुक्म नहीं सुना मैंने, इसलिए हाकम पढ़ रही हूँ। पता नहीं, अब यह हुक्म पढ़ लेती हूँ। तुम दोनों तो पता नहीं किस पे चले गए हो, लेकिन मेरा पोता मेरा गरूर है। और हाँ, मैंने फैसला किया है कि इस बार सामिया और अज़लान की बाकायदा मंगनी कर लेते हैं और फिर इलेक्शन के बाद शादी भी हो जाएगी। इनकी इस बात पर सिकंदर और शजा खुश हो गए थे, जबकि अज़लान कुछ भी कहे बगैर वहाँ से उठकर चल दिया। सामिया चौधरी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसका ख्याल था कि जब भी कोई ऐसी बात होगी अज़लान मना कर देगा, लेकिन इसके चुपचाप वहाँ जाना इसके लिए बहुत ही खुशकुन था। मिशाल गांव की पगडंडी पर पहुंची तो सामने चौधरी अज़लान खड़ा था, जबकि इसके हाथ में पाशा ने एक लड़की को जदकूब किया हुआ था। मिशाल एक दरख्त की ओट में होगी। चौधरी अज़लान गाड़ी के साथ टेक लगाए सिगरेट फूंक रहा था। वो वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे इसके सामने हो रहे मंजर से वो कतन बेखबर हो। मिशाल ने अब इससे नजरें हटाए पाशा की कार्रवाई में मुलाहिजा करने लगी। पाशा ने इस लड़की की गर्दन पर चाकू रखा तो मिशाल दोनों आंखें मीच गई। थोड़ी देर के बाद इसने आंखें खोली तो सामने कुछ भी नहीं था, अज़लान चौधरी की गाड़ी के सिवा। मिशाल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर ना आया। वो जाने के लिए मुड़ी तो किसी से टकराते बची शख्स के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो जर्द पड़ गई। वो मुंह में सिगरेट दबाए हाथों में पिस्टल थामे इसे चेक कर रहा था। मिशाल के देखने पर इसने आंख उठाकर इसे देखा। सीन तस्वीर करके मुझे चीप लग रहा है। क्या कर रही हो यहाँ तुम? कुछ नहीं। इसने एक तेज नज़र मिशाल के चेहरे पर डाली। तो फिर निकलो अपने घर की तरफ, और आज के बाद इस रास्ते से नहीं जाना। वो इससे तनबीहा लहजे में वार्निंग दे रहा था। मिशाल ने अपनी चादर ठीक की और घर की तरफ भागने के अंदाज में चलने लगी। पीछे खड़े अज़लान चौधरी के चेहरे पर उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। पाशा जी चौधरी साहब, अज़लान चौधरी को ये लड़की चाहिए, बस एक रात के लिए। हुक्म की तामील होगी चौधरी जी। अज़लान हाथ में से आधा जला सिगरेट फेंकता वहाँ से चला गया। ये कितना बदतमीज़ है। मुझे लगा था शायद इसे मोहब्बत होगी और लाइक लव एट फर्स्ट साइट जैसे कि दिखाया जाता है एक्स स्टोरी में, बट ऐसा कुछ भी नहीं। सारे अरमानों पे पानी फिर गया है, समुंदर ही बह गया। सैफ आज फिर घर नहीं आया था। मिशाल कब से इसके इंतजार में चक्कर काट रही थी। वो जब भी कहीं जाता था इसे बताकर जाता था ताकि वो घर में अकेली ना रहे। अब रात के 9 बजने वाले थे, लेकिन इसका कोई पता नहीं था। वो अपनी सोचों में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मिशाल ने सैफी का सोचकर दरवाज़ा वाक कर दिया, लेकिन सामने पाशा खड़ा था। मिशाल दरवाजे की ओट में होगी
तुम आओ मेरे साथ चलो, सैफी को गोली लगी है, इसने तुम्हें बुलाया है। मिशाल का तो भाई का सुनकर हवा से काबू में न रहे, वो आंसू बहाती जल्दी से अंदर से चादर लेकर दरवाजे को ताला लगाकर बाहर निकले। पाशा के साथ गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। इसने ड्राइविंग सीट पर देखा तो पाशा की जगह वहाँ कोई और था, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझती इसका दिमाग अंधेरे में डूब चुका था। इसको जिस वक्त होश आया, इसने खुद को नरम गरम बिस्तर में पाया। वो तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो लॉक था। काफी देर दरवाजा पीटने पर भी जब बाहर से कोई आवाज न आई तो मिशाल वहीं बैठ गई और घुटनों पर सर कर भी आवाज रोने लगी। इसे रह रहकर सैफ का ख्याल आ रहा था, न जाने वो कहाँ था। तभी दरवाजा खुला और अजलान चौधरी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर मिशाल का फिशार खून बढ़ा और वो चील की तरह इस पर चिपटी। इसके मुंह पर नाखूनों से वार करने के बाद इसने इसका गिरबान पकड़ लिया, लेकिन अब वो संभल चुका था। इसने इसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और इसे दरवाजे के साथ पिन कर दिया। गुस्से से मिशाल का चेहरा लाल पड़ गया। इसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ इसकी गिरफ्त से आजाद करवाए और इसके सीने पर हाथ रखकर इसे जोरदार धक्का दिया, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। इसने गहरी नजर मिशाल पर डाली। मिशाल का दिल किया इसकी आंखें नोच ले। मिशाल ने इसे थोड़ा सा पीछे हटते देखकर वो इसकी साइड से निकली और इससे पहले अजलान कुछ समझता इसने बेड के साइड टेबल से एक भारी वाज उठाया और खींच के सामने मौजूद शीशे पर मारा, जिससे शीशा कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। वाज हाथ से फेंक कर इसने शीशे का एक टुकड़ा उठा लिया। अगर मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। इसी दौरान मिशाल की चादर कहीं गिर गई थी, इसके सुनहरी बाल बिखर गए, इसका सरापा नुमाया हो गया, जो अजलान चौधरी के जज्बात को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन इसने गौर किया इसके आंसू इसके गालों पर लड़ी की तरह गिर रहे थे। अजलान चौधरी ने आगे बढ़कर चादर उठाई और दूर से ही इसकी तरफ उछाल दी। मिशाल ने जल्दी से चादर लेकर अपने गिरदल पेटी थी, लेकिन इस दौरान इसका ध्यान बटा और अजलान चौधरी इसके सर पर पहुंच चुका था। इसने इसका शीशे वाला हाथ पकड़ लिया और एक झटका दिया और शीशा दूर जा गिरा। इसने मिशाल के बालों को एक जोरदार झटका दिया, जिससे मिशाल की दबी दबी सी चीखें निकली। मर जाओ यहीं पे तुम, कम वक्त कहीं के। मिशाल ने इससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसुध रहा। इसी दौरान मिशाल के गले में पड़ा हार्ट शेप वाला लॉकेट खुला और इसमें से सैफ की तस्वीर अजलान की आंखों के आगे लहराई तो इसने धक्का देकर मिशाल को बेड पर फेंका। इससे पहले मिशाल कुछ समझती वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जल्दी से बाहर आओ ताकि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। पीछे मिशाल हैरत का बुत बने इसे देखने लगी। फिट्टे ही मुँह तुम्हारे पे सही। अजलान शाह ने रोती धोती मिशाल को झुंझला कर देखा। अब क्या मसला है, छोड़ तो रहा हूँ तुम्हें तुम्हारे घर। मिशाल ने एक नज़र इस कठोर शख्स पर डाली। इसकी इस शख्स से नफरत में और इजाफा हुआ, जबकि अजलान शाह अपनी बदलती हालत पर खुद झुंझलाया हुआ था। इसे लग रहा था ये लड़की इसके हवासों पर छा रही है। इसने ड्राइविंग करते हुए एक नज़र इस पर डाली। ब्लैक चादर में इसकी दूधिया रंगत कुछ और नुमाया हो रही थी। अजलान शाह ने अपनी नज़रें फेली। मुबादा इसे छोड़ने का फैसला वो बदल ना दे। इसे घर के दरवाजे पर उतार कर जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। इसे अपने आप से वहशत हो रही थी। इसने बहुत सी लड़कियों के साथ रातें गुजारी थी, लेकिन इनकी बता ऐसे रहे जैसे वो कोई अच्छा कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन इसकी मर्जी से इसे लगा था वैसे भी मना लेगा, लेकिन ये लड़की तो जंगली बिल्ली थी जिसने इसे नोचना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर गाड़ी को ऐसे ही दौड़ाते एक जगह पर इसने गाड़ी रोकी और सिगरेट सुलगाकर मिरर में अपने मुंह और गले पर मौजूद मिशाल के नाखूनों के निशान देखने लगा। जंगली बिल्ली, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। इसका दिल का सरापा इसकी आंखों में लहराया तो खुद ब खुद इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई तो खुद को घसीटती हुई कमरे तक लेकर गई थी और बेड पर गिर गई। वो बेआवाज रोने लगी। ना जाने किसकी दुआओं से वो आज बच गई थी। वो जल्दी से उठी और वजू करके जाए नमाज पर खड़ी होगी। इसका रोम रोम रब का शुक्र बजा ला रहा था जिसने इस शैतान के दिल में इसके लिए रहम डाला और वो बाइज्जत वापस अपने घर लौट आई। रात के पिछले पहर सैफ घर आया। मिशाल ने नींद का बहाना करके दरवाज़ा खोलकर वापस लेट गई। सुबह वो बुखार में फंक रही थी। सैफ को अजलान के किसी काम से शहर जाना था। इसने अजलान को कॉल करके बताया कि मिशाल बीमार है, इसलिए वो नहीं जा सकेगा। अगले 10 मिनट में वो सैफ के घर के बाहर था। मिशाल को तो कोई होश नहीं था कि किसके साथ हॉस्पिटल आई, जबकि अजलान चौधरी की आंखें किसी मकनातीस की तरह इसके सरापे से चिमट गई थी। वो सुस्ती से बिस्तर पर पड़ी थी। सूरज सवा नेज़े पर पहुंचा हुआ था। अलिफ नहीं आएगा, सॉरी, सवा नेज़े। सूरज की किरणें छम छम अंदर आ रही थी। दरवाज़ा खुला होने की वजह से सहन का मंजर वाज़ा था, जहाँ पर इकलौती चारपाई पर सैफ बैठा अखबार की वर्क किरदानी कर रहा था। साथ साथ एक हाथ नज़र रात खुले दरवाजे पर भी डाल देता, जहाँ से नज़र आ रही चारपाई पर मिशाल सो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो पाँव में चप्पल रेसते इसके सर पर पहुंचा। पेशानी पर हाथ लगा कर बुखार चेक किया। मिशाल ने इसे देखकर आंखें मूंद ली। मुबादा वो इसकी आंखों से कोई और कहानी न पढ़ ले। मिशाल बेटा उठ जाओ अब। मिशाल ने झट से आंखें खोली और जल्दी से उठ गई। आपने नाश्ता किया है? नहीं, मैं बाहर से लेकर आया हूँ, लेकिन
तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था। चलें फिर साथ नाश्ता करते हैं। वो दोनों छोटे से बने किचन में आ गए जहाँ इनकी ज़रूरत की हर चीज़ थी। मिशाल ने नाश्ता लगाया तो सैफ बहुत रगबत से खाने लगा, जबकि मिशाल बस इसका साथ दे रही थी। मिशाल, तुम और रिवाज बड़ी हवेली चली जाना, बीजान ने बुलाया तुम लोगों को। अजलान की सामने से मंगनी हो रही है ना, तो काम भी ज़्यादा है। वैसे तो मैं तुम लोगों को कभी ना भेजता, लेकिन चूंकि मेरे यार की मंगनी है इसलिए चली जाना। वही तुम्हारा यार फसाद डाल रहा है हर तरफ। मिशाल के चेहरे पर नापसंदगी देखकर इसने तफसील से बताया। मिशाल और अरीबा गुलबानों के साथ किचन में खाना बना रही थी। आज हवेली में खूब चहल पहल थी। मिशाल मुतमईन थी कि किचन में कोई मर्द नहीं आता था। तभी ज़ारा बेगम वहाँ चली आई और मिशाल को हुक्म मिला के वसामे के लिए कॉफ़ी लेकर इसके कमरे में दे आए। मिशाल सोच में पड़ गई कि क्या करे, फिर चादर से अच्छी तरह चेहरा छुपा कर किचन से निकल आई। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पहला कमरा सामिया का था। मिशाल दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो वो अपनी किसी दोस्त से महवे गुफ्तगू थी। इसे कॉफ़ी देते हुए सामिया का हाथ कप को लगा, जिससे कॉफ़ी छलक कर इसके कपड़ों पर गिर गई। जाहिल लड़की, ये क्या कर दिया है? मेरा नया ड्रेस खराब कर दिया है। वो गज़बनाक होकर मिशाल की तरफ बढ़ी और एक थप्पड़ इसके गाल पर चढ़ दिया। मिशाल गाल पर हाथ रखते सकते में रह गई, जबकि सामिया वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इस टाइप के अमीर लोगों से मुझे नफरत है। सबको नहीं कह रही, इस टाइप के। विशाल आंसू पीती तेजी से निकली और सामने से आते अजलान चौधरी के सीने से टकरा गई। इसी दौरान इसकी चादर इसके चेहरे से खिसक गई थी। विशाल ने सर उठाकर सामने वाले को देखा तो इसे लगा आज इसे कोई नहीं बचा सकता। वो पूरी जान से कांप रही थी, जबकि अजलान चौधरी सीने पर हाथ रखे पुरशौक नजरें इसके ढके छुपे सरापे पर मरकूज थी। विशाल ने बेजान कदमों से इसके पास से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन गुजरते गुजरते भी इन दोनों का कंधा टकराया था। वो खुद को घसीटती हुई किचन में लाई और सामने पड़ी कुर्सी पर किसी बेजान शय की तरह टिक गई। जबकि अजलान चौधरी अपनी जगह पर मुंजमद हो गया। वो इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। आंखें बंद किए बार बार एक ही मंजर इसके सामने आ रहा था। वो अभी भी अपने सीने पर इसे महसूस कर रहा था। रेलिंग के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे वो खड़ा रहा। कुछ याद आने पर इसने झट से आंखें खोली। वो अपने जज्बों की शिद्दत से खुद ही डर गया। इसने सर झटका और तेजी से सीढ़ियां उतर गया। अरीबा की नज़र कुर्सी पर बैठी मिशाल पर पड़ी तो वो तेजी से इसके करीब आई। मिशी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, इसने नजरें चुराई। अरीबा ने गिलास में पानी डालकर इसकी तरफ बढ़ाया। ये पी लो, तुम अभी बीमारी से उठी हो। इसी वक्त बाहर से अजलान के बोलने की आवाज़ है और मिशाल की सांस सीने में अटकने लगी। अम्मा भी अजलान के चेहरे पर मौजूद निशानों को देखकर इनकी बाबत पूछ रही थी। तभी मिशाल को इसकी आवाज़ सुनाई दी। कुछ नहीं अम्मा भी, एक जंगली बिल्ली ने पंजे मारे हैं। इसकी बात पर वहाँ मौजूद सब लोग खिलखिला कर हंस दिए, जबकि इसकी बात को समझती मिशाल के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। तब वो किचन में दाखिल हुआ और ऐन मिशाल की चेयर के पीछे आकर खड़ा हो गया। इसकी मुखातिब गुलबानो थी, जबकि नजरें मिशाल के सरापे में उलझी हुई थी। गुलबानो, एक कप कॉफ़ी बना दो स्ट्रॉन्ग सी। ये कहकर वो चल दी है, जबकि मिशाल ने गहरी सांस खारिज की। रात अपने पर फैलाए हर चीज़ को तारीकी में ले चुकी थी। बड़ी हवेली में खामोशियों का राज था। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। भाई मैं आपको बताऊं, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो हद से ज़्यादा ही आता है। वैसे तो मैं कभी आप लोगों पे अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। 2-3 मरतबा किया था पहले और अब किया है। आई थिंक पहले मैं अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकती थी, लेकिन मुझे गुस्सा आता है ना जब बहुत तेज़ आता है। आप लोग कैसे बोलेंगे तो गुस्सा ही आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन एक वो था जिसका चैन, सुकून, नींद सब कुछ इससे रूठ गया था। पिछले 2 घंटे से वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। कल इसकी सामने चौधरी से मंगनी थी, जबकि इसने अपनी ज़िंदगी में तो एक रोग पा लिया था। आंखें बंद करता था तो सामने बस वो डरी से हमें सी आंखें आ जाती थी। इसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे, जिसे वो सालों का बीमार हो जब से वो इस हवेली से होकर गई थी। इस दिन से अजलान चौधरी की रातें ऐसे ही जागते हुए गुजर रही थी। जो ही आंखें बंद करता सामने काली चादर से झांकती, 2 नम आंखें छम से इसके तस्वर में उतर आती और फिर इसके दिल में एक दर्द सा जाग उठता। वो कई दिन से डेरे पर भी नहीं गया था और वो इस दिन को कोस रहा था जिस दिन इसने पाशा को इस लड़की को लाने के लिए कहा था। आज पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अजलान चौधरी की मंगनी के साथ साथ इस बात का भी ऐलान किया गया था कि इस बार वो इलेक्शन भी लड़ेगा। सैफ ने आज काफ़ी दिनों के बाद अजलान को देखा तो हैरान रहा। क्या यार, तुझे क्या हो गया है? मुझे क्या होगा? इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ये आंखों के गिर्द हल्के ये रफ लिया। कुछ तो हुआ है। अरे यार, तुझे वैसे वहम हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हुआ। चलो तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। बताओ अपनी करतूतें कि क्या हुआ है। इलेक्शन की तैयारियाँ पूरे ज़ोरों शोर से चल रही थी। हर तरफ बैनर्स और पार्टी झंडे लहरा रहे थे। अजलान चौधरी सब कुछ भुलाकर इलेक्शन कैंपेन में जुट गया था। घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहा था। लोगों की हर तरह की मदद की यकीन दहानी करवाई जा रही थी। मुकाबला उम्मीदवार भी बहुत मजबूत था। अजलान के मुकाबले में इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। वो एक मजा हुआ सियासतदान था। दोनों ही एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने के चक्कर में बढ़ चढ़ कर दावे और वादे कर रहे थे।
आज तक सियासतदानों ने कुछ चीज़ पूरी की है जो नावल वालों ने करनी। नावल वाले फिर भी कर देते हैं, रियल में तो करते ही नहीं हैं। वोट लेने आ जाते हैं, मांग के वोट लेते हैं और फिर बाद में हमें ठेंगा दिखा देते हैं। विशाल अपनी दुनिया में मस्त थी। वो अब स्कूल जाते हुए बहुत एहतियात से जाती थी। इसने जिद करके सैफ को मजबूर किया कि अब शाम के वक्त वो इसे लेने खुद आया करे। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी जो कि एक एनजीओ चला रही थी। इसके अलावा एनजीओ के ज़रिए से गांव में एक डिस्पेंसरी भी मौजूद थी जो लोगों को सेहत की फ्री सहूलियात देती थी। आज इलेक्शन को सिर्फ 2 दिन रह गए थे, इसलिए इन्हें स्कूल में छुट्टियां दे दी गई थी। वो काफ़ी देर सैफ का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया तो अल्लाह का नाम लेकर अकेले ही चल पड़ी। आज तो जगह जगह लोग खड़े थे, कोई किस उम्मीदवार के बैनर्स लगा रहा था और कोई किसी के। सब अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार की हिमायत में मैदान में कूद पड़े थे और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि इनका उम्मीदवार ही आहिल है। वो अपने घर से थोड़ा दूर थी जब इसके पास एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। मिशाल डर कर पीछे होगी, तभी ड्राइविंग सीट वाली साइड का दरवाज़ा खुला तो सामने ग्रे कुर्ता शलवार में मलबूस, आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए अजलान चौधरी नीचे उतरा। ग्लासेस उतार कर हाथों में लेते हुए अपनी गहरी भूरी आंखों से आंखें इसके वजूद पर जमा थी। मिशाल ने अपने आसपास देखा, लेकिन इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसे अजीब खौफ महसूस हुआ। अजलान चौधरी ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वो उल्टे कदमों चलने लगे। अभी तो वहाँ पे सारे ही लोग थे, बैनर लगा रहे थे। अपने घर के करीब कोई नहीं था। लाइक घर के करीब तो लोग होते हैं ना, क्योंकि घर तो आबाद जगहों पे होता है अक्सर, और फिर वक्त भी इलेक्शन का है। खैर, इसके डर और घबराहट पर इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। इसने बड़ी अदा से एक तरफ अपना सर झटका तो मिस मिशाल मंसूर, क्या आपका वोट मुझे मिलेगा? मिशाल ने नफी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, जीत तो मेरी ही होगी, लेकिन ये जो दिल है ना, ये हमक हमक कर बस आपकी तरफ दौड़ता है। मिशाल ने हैरान और परेशान नजरों से देखा। खैर, अभी चलता हूँ, लेकिन हाँ, वादा रहा, जीत कर पहली मुलाकात आपसे ही होगी। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। इलेक्शन वाले दिन सारा दिन मिशाल घर में ही बंद रही। सैफ के पूछने पर इसने बताया कि वो रीबा के साथ जाकर वोट दे आई है। आज वो रीबा के घर आ गई थी, क्योंकि ये तो तय था कि सैफ भाई ने आज घर नहीं आना है। वह नमाज के साथ दुआ करी थी, अल्लाह करे अजलान चौधरी तुम्हें शिकस्त हो। आमीन। आमीन नहीं लिखा, मैंने खुद ही पढ़ दिया है, लेकिन सारी दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। हाय, रात को 9 बजे ही गांव में जश्न शुरू हो गया था। अजलान चौधरी की जीत का जश्न। जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। अजलान चौधरी की जीत के बाद पूरे गांव में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी, और एक तुम हो जो मुंह लटकाए बैठी हो। जी हाँ, क्योंकि मैंने इस गुंडे अजलान चौधरी को वोट नहीं दिया है। चुप रहो, बिल्कुल चुप। जानती है ये बात तुम्हारे सैफी भाई के कानों में पड़ गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। जी जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ उन्हें आज घर आने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी। आज इनके चौधरी अजलान साहब इलेक्शन जो जीत के हैं, वैसे इतना अच्छा तो है वो, तुम्हें इससे क्या मसला है? कोई एक खो तो बताऊँ। पहली बात, हमारे भाई को इसने अपने जैसा गुंडा बना दिया है, और ना जाने की ऐसी मोहब्बत के जाल में फांस लिया है कि वो इसके कामों में घर को बुलाए, कहीं कहीं दिन घर नहीं आते। और सबसे जो बुरी चीज़ है इसमें वो है इसका सामिया चौधरी का मंगेतर होना है। और तीसरी वजह मैं बता नहीं सकती। वो मुंह में बड़बड़ाई, अरे जल्दी, तुझे इससे क्या बैर है? सॉरी, वो तो बहुत भली है, बस थोड़ा गुस्से की तेज़ है। अब की बार जवाब रीबा की वालदा की तरफ से आया था, जो कि बहुत साल हवेली वालों के काम करती रही थी। मिशाल मंसूर ने बहस करना लाहासिल समझा और उठकर छत पर आ गई थी, जहाँ से सारे गांव में हो रही आतिशबाजी से आज गांव रोशनी में नहाया हुआ था। तभी से फिर से वो चौधरी आंखों के सामने आ गया, जिसे नहर के किनारे सैफी भाई के साथ मिला था। ब्लू कलर की कमीज शलवार में घोड़े पर सवार, कंधे पर बंदूक टिकाए और जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। इसके पास से जाते हुए घोड़े की स्पीड आहिस्ता की और सैफी भैया के सामने तहक्कुम से बोला, आज के बाद यहाँ नजर ना हो। इस तरफ दूसरे गांव की हदूद है, खबरदार जो आज के बाद इधर नजर आई तो। इस वक्त सोचकर भी मिशाल ने मुठियां भींच ली। तभी से अपने पीछे किसी की परछाई नजर आई। इससे पहले कि वो शोर मचाती या कुछ करती, किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख लिया था। इस शख्स का चेहरा देखकर मिशाल को इसके 2 दिन पहले के कहे गए अल्फाज याद आए। वो इसके मुंह पर हाथ रखे गहरी नजरें इस पर टिकाए हंस दिया। कहा था ना सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। जानना चाहूँगी क्यों सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ? मिशाल ने नफी में सर हिलाया। वो इसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए सर झुका कर बोला, छिपकली मुझसे डर रही होती और मैं छिपकली से। मुझे माफ़ कर दो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मिशाल ने मुंह फेर लिया। अगर माफ़ नहीं करोगी तो मैं रोज़ ऐसे ही आता रहूँगा और तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। इसकी बात पर मिशाल को झटका लगा। इसने अफसोस से इसके झुके सर को देखा। मेरे माफ़ करने से क्या होगा? मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अच्छा, आप जैसे बड़े लोगों के दिल कब से हम जैसे छोटे लोगों की बातों पर बेसुकून होने लगे? बस
जब से आपको देखा तब से जवाब दर जवाब आया था। मिशाल ने दूर होती रोशनियों को देखा जहाँ इस शख्स की खुशी में सारा गांव रोशन था और एक ये शख्स था जो रात के अंधेरे में इसके सामने खड़ा माफ़ी मांग रहा था। अल्लाह ने इसकी दुआ तो सुन ली थी, वो जीत तो क्या था, लेकिन इसके पास इस जीत को महसूस करने के लिए दिल में सुकून नहीं था। जाओ अजलान चौधरी, मैंने तुम्हें अपने भाई के सदके माफ़ किया। हम जैसे छोटे लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम जैसा खुद पसंद शख्स माफ़ी का तलबगार है। अजलान चौधरी से देखता उल्टे कदमों चल रहा था। वो अपना दिल तो इसके पास ही छोड़े जा रहा था। तुम्हारे बिन तो बस अजलान चौधरी कुछ भी नहीं, और मेरा वादा है, मेरा खुद से वादा है, मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही शामिल होगी। तुम तो कोई नहीं तो कोई और भी नहीं। इसने दिल में अहद किया और चुपके से इसकी एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करी। मिशाल स्कूल से घर में बच्चों को ट्यूशन देने लगी, जिससे इसका वक्त अच्छा गुजरने लगा। सैफ़ी भैया भी अब ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही रहने लगे थे और मिशाल ने मुकम्मल तौर पर रीबा के घर ही डेरा जमा लिया। अजलान चौधरी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए पाशा और सैफ को साथ रख लिया था। सैफ को अपने साथ इस्लामाबाद चलने की ऑफ़र करने से पहले इसने पूछा था कि वो मिशाल का क्या करेगा। फिर साथ इसने ऑफ़र भी की थी कि वो मिशाल को हवेली में बीजान के पास छोड़ दे। सैफ ने मिशाल से बात की तो वो हत्थे से ही उखड़ गई। आपने जहाँ जाना है जाएँ, मैं अपने घर में ही रह लूँगी, आप मुझे कैसे ऐसे कहीं भी छोड़कर चले जाएंगे। सैफ भी सोच में पड़ गया कि बहन को घर में अकेले छोड़कर कैसे जाऊं, लेकिन फिर अरीबा आ गई और इसने सैफ से कहा कि वह मिशाल की बात बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो इसे अपने घर ले जाएगी। लेकिन फिर भी सैफ ने पहले मिशाल की रजामंदी को मुकद्दम समझा कि अगर वो जाना चाहे तो ठीक, नहीं तो अजलान को मना कर देगा। लेकिन मिशाल भी भाई की मजबूरी समझती थी। वो सालों से इनके लिए काम कर रहा था, वहीं से कमा रहा था, तो अभी से इसके साथ तो जाना ही था। आज सैफ भैया को गए पूरे 15 दिन हो गए थे और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जो वो इतने दिन के लिए घर से कहीं गया था। मिशाल 3 साल की थी जब इसके माँ और बाप गांव में होने वाले एक झगड़े में गोलियां लगने से मारे गए थे। इसके बाद वो और सैफ सकीना फुप्पो के घर चले गए थे। वो खुद बेवा औरत थी। अरीबा तब 6-7 साल की थी। मिशाल और वो दोनों सारा दिन खेलते रहते। सैफ ने फुप्पो के घर के हालात देखते हुए मैट्रिक के बाद अपने गांव आ गया और चौधरी हुक्म अली के घर नौकरी कर ली। इनके छोटे मोटे काम करने लगा। सैफ और अजलान हम उम्र थे, इसलिए इनके आपस में दोस्ती हो गई। और फिर सकीना फुप्पो को जब फालिज का अटैक हुआ तो उन्होंने सैफ से कहा कि वो रीबा से निकाह कर ले। सकीना के एहसानों का बदला चुकाने का इससे बेहतर मौका नहीं था, इसलिए सैफ ने हामी भर ली और फिर सकीना फुप्पो लोगों को अपने साथ ही ले आया। और चूंकि अभी अरीबा की रुखसती नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें घर के पास ही घर लेकर दे दिया। वो चाहता था कि पहले मिशाल की शादी करे, लेकिन जब से वो इस्लामाबाद आया था इसने सोच लिया था कि मिशाल के लिए ही वो रीबा को रुखसत करवा के घर ले आएगा। ठीक 1 माह के बाद जब वो घर आया तो सब इसकी आमद पर बहुत खुश हुए। फूफो भी इसके आने की खुशी में भाई सेन में आकर बैठ गई और फिर इसके कुछ कहने से पहले फूफो ने इससे बात कर ली कि वो अब अरीबा की रुखसती करना चाहती हैं। इनकी बात पर सामने बैठी अरीबा शर्म से लाल हो गई और अंदर की तरफ भाग गई, जबकि मिशाल की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। अगली सुबह सैफ, मिशाल और अरीबा को अजलान चौधरी की गाड़ी में शहर लेकर आया और ढेर सारी शॉपिंग करवाई। अरीबा के लिए वलीमे का जोड़ा भी लिया। वापसी में गाड़ी में सैफ के साथ अजलान चौधरी में मौजूद था। अरीबा और मिशाल जिस वक्त मॉल से बाहर निकली तो मिशाल की पहली नज़र फ्रंट सीट पर बैठे अजलान चौधरी पर गई, जो वाइट कलर की कमीज शलवार पर ब्लैक वेस्ट कोट से तन किए, कंधे तक आते बालों को पोनी में बांधे, आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए, बार बार घड़ी में वक्त देख रहा था। इधर हमारी सिस्टर होती ना तो हम उसको कहते तुमसे अच्छे तो अजलान चौधरी के बाल हैं जो कंधे तक तो आते हैं ना। मिशाल पर नज़र पड़ते ही इसके चेहरे पे एक शानदार मुस्कुराहट दौड़ गई। मिशाल ने गैर इरादी तौर पर अपनी चादर दुरुस्त की। इसकी सरकत पर इसने मुस्कुराते हुए सर झटका। अजलान चौधरी को आज पता चला कि खुशी किस चीज़ का नाम है। पिछले 1 माह से दिन रात बेचैनी में गुजर रहे थे, लेकिन इस लड़की को एक नज़र देख लेने के बाद इसके रगोपे में शरायत कर गया था। इन दोनों के गाड़ी में बैठने पर सैफ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि अजलान चौधरी लापरवाह नजर आने की कोशिश करते हुए अपने मोबाइल पर मसरूफ हो गया। इतना आसान नहीं होता मैं वो सामने और लापरवाह होना, ये मैंने नावल से ही पढ़ा है। फिर सारा रास्ता खामोशी से ही कटा। सैफ और वो आपस में कोई ना कोई बात कर लेते थे, लेकिन वो दोनों खामोशी रही। सैफ अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी की और जल्दी से नीचे उतरकर सामान निकालकर अंदर रखने लगा। रीबा भी इसकी मदद करने लगी। जिस वक्त मिशाल उतरने लगी, अजलान चौधरी बगैर मुड़े बोला, सुनो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। इसकी बात पर मिशाल ने एक सख्त नज़र इस पर डाली। इसकी नज़रों को महसूस करते हुए अजलान चौधरी ने भी इसकी तरफ देखा। दोनों की नज़र मिली तो मिशाल ने नज़र झुका ली। अजलान चौधरी ने एक पैकेट मिशाल की तरफ बढ़ाया, जबकि मिशाल ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींच ली, जैसे मुवादा वो इसके हाथ के साथ आकर चिपक ना जाए, और गाड़ी से उतरकर बगैर देखे घर के अंदर चली गई, जबकि अजलान चौधरी की नज़रों ने गेट तक इसका ताक़ुब किया। इसने गहरा सांस भरा और वो पैकेट वापस अपने हैंड कैरी में रख लिया था। यह तो तय था कि जो चीज़ इसके लिए ली है वो किसी भी तरह इस तक पहुंचाएगा। खुद से जिद लगाना भी
कैसी अजीब सी कैफियत है ना। इंसान अपनी हठधर्मी से शिकस्त खा जाए तो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो जाता है। इसे आज सब्जियां उगाने का शौक चढ़ा था और वो खुरपी लिए अपने काम में मसरूफ़ थी। हाथ गंदे होने की वजह से फूंक मार कर पेशानी पर आते बाल हटाने की कोशिश कर रही थी। कैसे, लाइक पेशानी तो ऊपर होती है ना और मुंह नीचे होता है, ऊपर को मुंह करके कैसे बाल उड़ाए जा सकते हैं? ऐसे बाल तो सिर्फ टप्पू के ही हिल सकते हैं, वो भी थोड़े थोड़े। वो ब्लू कलर के सादा से कॉटन के जोड़े में मलबूस थी और वो नज़र हाथों पर जमाए अपने काम में पूरी तरह मगन थी। थोड़ी देर के बाद इसे अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हो। अपने अकब में मौजूद किसी सी रूह का एहसास इसे इस वजूद से उठती खुशबू के जरिए हुआ था। वो खुशबू अपनी महंगी कीमत का एहसास 400 फैला चुकी थी। इसने दुनिया की तमाम महंगी परफ्यूम्स के बारे में पढ़ रखा था और ये यकीनन ऐसे ही किसी ब्रांड की खुशबू थी। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। इसकी अपने घर मौजूदगी पर वो इतनी हैरत ज़दा थी कि आसपास के मंजर थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो गए थे। एहसास था तो सिर्फ ये कि इस वक्त इसके घर में मौजूद था अपनी शान शौकत, खूबसूरती, अपने बेहतरीन लिबास बदन किए, और वो नाकाबिल बयान एहसास से कमतरी में मुब्तला हो गई। हेलो, इसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो क्यारी के पास रखी पुरानी जंग आलूद कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मिशाल ने जल्दी से गले में पड़ा दुपट्टा सर पर जमाया। अजलान चौधरी दूसरी बार से ऐसे देख रहा था। ब्लू कलर के कपड़ों में गर्मी की तमाज़त से गुलाबी चेहरा लिए, सफ़ेद हाथ मिट्टी से लिथड़े हुए थे। तभी से अपने पीछे सैफ भैया की आवाज़ सुनाई थी, अरे अजलान कहाँ बैठ गए हो, आओ अंदर चलो। वो इसीलिए अंदर बढ़ गया और मिशाल को पानी लाने के लिए बोला। किचन तक पहुँचते पहुँचते इसने 100 तरह के मशरूब सोच लिए थे जो वो पीता था और इनकी हवेली में अक्सर मौजूद रहते थे, लेकिन ऐसा कोई मशरूब इसके घर में मौजूद नहीं था। वो फ्रिज खोलकर थोड़ी देर इसके अंदर मौजूद चीज़ों को देखती रही, फिर आड़ू के जूस का डिब्बा और सादा पानी की बोतल निकाल लाई। तेज़ी से एक गिलास में जूस और दूसरे में पानी उंडेल कर ट्रे में सजाए वो किचन से निकली। वो ड्राइंग रूम में जिस वक्त दाखिल हुई थी वो सैफ से बातों में मसरूफ था। ड्राइंग रूम को सजाने वाले का ज़ौक बहुत अच्छा है। ड्राइंग रूम की इकलौती खिड़की के पर्दे हटाकर बांधते हुए मिशाल ने सुना, ये हो क्या रहा है? इसने खिड़की के बाहर देखते हुए ठिठक कर सोचा। मिशाल ने लम्हा भर के लिए पलटी, इसकी बात सुनी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। इसे एक बार फिर से ने सिरे से गुस्सा आया, ये क्यों आया है यहाँ? मुझे मेरी औकात दिखाने आया है? जबकि अजलान चौधरी इसकी मोहब्बत में पोर पोर डूब चुका था। आज वो सैफ की शादी के बहाने से यहाँ आया था। दरहकीकत वो तो बस इसको एक नज़र देखने आया था। अतवार का दिन शायद सबके लिए ही देर से शुरू होता है। मिशाल की आंख खुली, घड़ी 10 बजने का ऐलान करते हुए इसका मुंह चढ़ा रही थी। इसने रात को सैफी भैया से शर्त लगाई थी कि वो इनसे पहले उठेगी। इसने तेज़ी से बिस्तर छोड़ा और सैफ के कमरे की तरफ भागी, लेकिन वहाँ तो लग रहा था कोई सोया ही नहीं। वो नाउमीद होकर सुस्त कदमों से सहन में आ गई। इसे आज सूरज पर भी गुस्सा आ रहा था, इतनी जल्दी क्यों निकल आते हो? मेरे पास होते ना पानी की बाल्टी भरकर तुम पर फेंकती, ताकि तुम ये जो आग बरसा कर हमें मार रहे हो ये आग बुझ जाती। न जाने से किस बात पर इतना गुस्सा था। असल में इसे सूरज में अजलान चौधरी में ही नजर आ रहा था। इसकी आंखों में भी तो ऐसी ही आग नजर आती है। इसको लगता है जलाकर भस्म कर डालेगा। तभी बैरूनी दरवाजे से सैफ पसीना पहुंचता अंदर दिखाई दिया था। मिशाल को देखकर इसने 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया। मिशाल मुंह बनाकर किचन में घुस गई। सैफ इसके पीछे किचन में ही चला आया और नाश्ता बनाने में इसकी मदद करने लगा। मैं फुप्पो की तरफ गया था। फुप्पो के मालिक मकान को बता दिया है कि वो इस महीने घर खाली कर देंगी, और हाँ, रुखसती के लिए जुम्मे का दिन तय पाया है। तुम सोई हुई थी, नहीं तो तुम्हें भी साथ ले चलता। चले कोई बात नहीं, वैसे भी मैं चल कर क्या करती। अच्छा है बारी बाबू, हम सब फिर से एक ही घर में रहेंगे। वो सच में बहुत खुश थी। बस मैं चाहता हूँ अब तुम्हें भी रुखसत कर दूँ। तोबा भाई, आपको तो मुझे इस घर से भेजने की बहुत ही जल्दी है। अरे चलिए, तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। अब की बार वो चुप हो गई थी। दिल चाह रहा था अजलान चौधरी की हरकत के बारे में से बता दे, लेकिन फिर इस बदमाश का क्या भरोसा, अगर भाई ही ना रहा तो। क्या हुआ, किधर खो गई हो? जी कहीं नहीं। आप क्या कह रहे थे? तुम्हारे लिए बीजान ने कुछ भेजा है, तुम्हारे कमरे में रखा है। सैफ ने इसे ये नहीं बताया कि ये गिफ्ट इसे दिया अजलान ने है। अगर बता देता तो वो समझ जाती कि किसने भेजा है। बस रहलाती अपने कमरे की तरफ भटकी। सामने एक डिब्बा पड़ा था। डिब्बा खोलने पर इसमें से रेड कलर का नफीस से काम वाली मैक्सी निकली, जिसे देख कर वह हैरत ज़दा रह गई। इतना खूबसूरत जोड़ा मेरे लिए भेजा है? सामिया टिक टिक करती अंदर आ रही थी। बाज़ औक़ात बीजान का दिल करता था कि सामने की सारी सैंडल्स के नीचे कोई नरम सा तला लगवा दें। वो जो हर वक्त इनके दिमाग में एक टिक टिक का शोर रहता था। सामने इनसे प्यार तो करती थी, लेकिन इसे ये नहीं पता होता था कि घर के किसी कोने में बसे बुजुर्ग क्या करते हैं। सामिया के अजीबोगरीब फैशन से भी बीजान को सख्त एतराज़ होता था। आजकल तो इसने फटे पोंचों वाली शलवारें पहननी शुरू कर दी थी। बीजान ने देखा तो कहे बिना न रह सकी। अरे पुत्र, इतनी बड़ी गाड़ी में इंसान बैठे और फटे कपड़े पहने
पहले इनकी बात पर सामने एक हंसी निकल गई, पीछान ये फैशन है। इन दोनों की बात सुनता अजलान बाजार अपने मोबाइल में गुम था, लेकिन इनकी बातें सुनकर इसकी आंखों में छम से एक सराप आया। ब्लू कलर की काटन के साथ ऐसे शलवार कमीज में मलबूस दुपट्टे को एक साइड पर डाले, लंबे बालों की चोटी में से निकलती कुछ आवारा लटे जो इसके गालों को छू रही थी और कुछ आंखों के आगे आ रही थी। हाथों में मिट्टी लगी हुई होने की वजह से फूंक मार कर पीछे करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो जब भी इसे देखता था नए सिरे से इसके सरापे में खो जाता था। अजलान, अजलान पुत्र। काफ़ी बार बुलाने पर भी जब वो ना बोला तो बीजान इसका कंधा है। जी बीजान, वो तेज़ी से बोला। ये आजकल तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? क्या बीजान, मैंने तो कानों में हैंड फ्री लगाए हुए हैं इसलिए आवाज़ नहीं आई। अच्छा बता, इसकी शादी कब है तेरे दोस्त की? क्या भला सा नाम है इसका? बीजान, सैफ। हाँ सैफ की, बहुत भला बच्चा है। बीजान आदत की सख्त थी लेकिन दिल की इतनी बुरी नहीं थी। बीजान, कल है। तुम जाओगे ना? जी। इसने इस बात में से हिलाया, सामिया को भी साथ ले जाना। इससे पहले कभी इसको ले जाने पर कोई इतराज़ करता वो पहले ही बोल उठी, ना बीजान, बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं जाना इन गवारों की शादी पर। इसकी बात पर अजलान सर झटक कर बाहर निकल गया। रेड कलर की मैक्सी में हम रंग चूड़ियाँ पहने, कानों में छोटे से टॉप्स डाले, हल्की सी मेकअप के साथ वो अब बिल्कुल तैयार थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। सैफ अभी तैयार होकर नहीं आया था। इसने शायद आज पहली बार लाल जोड़ा पहना था। भाई की शादी की खुशी ही बहुत थी। बड़े से सहन के एक कोने में स्टेज बनाया गया था। मर्दों के लिए अलग इंतजाम किया गया था। चूँकि निकाह तो पहले हो चुका था तो बस वलीमा ही था जिसमें वो सब लोगों के सामने साथ वाले घर से अरीबा को रुखसत करवा कर अपने घर ले आए थे। अरीबा के दुधाल से आई इसकी दूर पर एक फुप्पो को मिशाल बहुत पसंद आई। इनका एक ही बेटा था और बैंक में जॉब करता था। इन्हें मासूम से मिशाल बहुत पसंद आई। खाने का दौर चला तो एक हड़बड़ी सी मच गई। हर बंदा दूसरे से पहले पहुंचना चाहता था। ये नावल सही लिखा है, सही दिखा रहे हैं। मैंने शादी अटेंड की है ना, ऐसे ही होता है गांव में तो अक्सर ही ऐसा होता है। अगर हम किसी का इन्विटेशन आ जाए ना तब गए थे। और पर्सनली जो शादी अटेंड की है ना उसमें ऐसा लाइक थोड़ा कम होता है। बट एक मरतबा मैंने देखा था, रिसेंटली मैंने एक शादी अटेंड की थी, उसमें जस्ट एक दो बंदे को अल्लाह अल्लाह करके सब खाने के बाद सब मेहमान रुखसत हुए और सैफ को ला कर अरीबा के पास बिठाया गया। इसने तो भाग दौड़ में शायद अरीबा की एक झलक भी ना देखी थी। सैफ जब आया तो इसके साथ अजलान चौधरी भी मौजूद था। वाइट कलर के कमीज शलवार पर कंधों पर ग्रे चादर डाले वो वजाहत का पैकर लग रहा था। वही रिजर्व सी तबीयत आकर सामने पड़े सोफे में बैठ गया और मोबाइल पर बिजी हो गया। वो तो अब जाना चाहता था लेकिन इस दुश्मन जा की एक झलक देखना चाहता था, सॉरी। तभी इसकी नज़र एक तरफ उठी तो पलटना भूल गई। लगता था ये रंग बस इसी के लिए बनाया। धानी आंचल में धमकती इसकी रंगत। आज इसने बाल खुले छोड़ रखे थे, सुनहरी लंबे बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वो हाथ में मिठाई लिए सैफ और अरीबा की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ सैफ के कुछ और दोस्त और अरीबा की दोस्त इनसे छेड़छाड़ कर रही थी। अजलान ने मोबाइल निकाल कर हसीन सरापे को मोबाइल में कैद कर लिया और स्टेज की तरफ बढ़ गया, जहाँ इसने सैफ से मिलते हुए इससे इजाज़त चाही। इसे देखकर पास खड़ी मिशाल ने गुस्से और शबत से निगाहें झुका ली। सैफ से गले मिलकर अजलान शाह का बाजू उसके कंधे से टकराया और जल्दी से पीछे हुई तो सैफ से गले लगे अजलान ने अपनी गहरी नजरें इस पर मरकूज की तो मिशाल रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। जबकि वहाँ से निकलते अजलान चौधरी ने आज फैसला कर लिया था कि वो आज घर जाकर सामिया से शादी से इनकार कर देगा। चलो भाई, नवा खाता खोल लो। जो बातें हवेली के बाहर गूंज रही थी आज इनकी बाज़गश्त इस वक्त हवेली की बैठक में सुनाई दे रही थी। अजलान चौधरी हाकम अली के सामने बैठा इनके तय करदा रिश्ते से इनकार कर रहा था। रिश्ते से इनकार की माकूल वजह बताओ। अजलान चौधरी ने 2 उंगलियों से पेशानी मसली, मैं मिशाल को पसंद करता हूँ। हुक्म अली चौधरी जवाब तो पहले से ही जानते थे। वो पाशा से सब मालूम कर चुके थे लेकिन फिर भी इसकी ज़बान से सुनना चाहते थे। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? अब हम अपने घरों में काम करने वालियों को अपनी बहू बनाएंगे। अजलान, हमारे घरों के मर्दों की दूसरी औरतों के साथ रातें गुजारना कोई मायूब बात नहीं है। बस इधर होता है जूता मैंने मुँह पे मार देना था। मायूब बात नहीं है, सीरियसली। अगर इतनी ही अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, कुछ रातों का मेहमान बना लो इसको, लेकिन शादी के बारे में सोचना भी मत। अजलान चौधरी ने गुस्से से मुठियाँ भींच ली। अगर इस वक्त इनकी जगह कोई और ये बात करता तो अजलान चौधरी से गोलियों से भून डालता, लेकिन फिर भी वो तहम्मुल से बोला, दादा जान, अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो वो मिशाल मंसूर होगी, वो नहीं तो कोई भी नहीं। आप सामिया के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लें। हाकम अली अपने इस लाडले पौधे को देख रहे थे जो इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज था, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर नहीं। अजलान चौधरी अपनी बात खत्म करके जा चुका था। हाकम अली चौधरी ने कुछ सोचते हुए पाशा को बुलाया और इसे कुछ जरूरी हिदायत देकर रवाना कर दिया। बेचारी मिशाल का पता नहीं क्या होगा। अजलान चौधरी को सुबह सवेरे इस्लामाबाद के लिए निकलना था। सैफ को वो साथ में लेकर जा रहा था क्योंकि इसकी नई शादी हुई थी। वो चाहता था कि वो कुछ दिन अपने घर पर अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारे। यही सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी देर करवट पे करवट बदल कर थक कर वो उठकर बैठ गया और मोबाइल उठाकर गैलरी में दिन को ली गई तस्वीरें निकाल कर देखने लगा। वो जूम करके इसके एक नुकुश को अपने अंदर उतारने लगा, लेकिन इसकी आंखों की प्यास फिर भी ख़त्म नहीं हो रही थी।
अजलान चौधरी पूरे 1 माह के बाद गांव लौटा था। इस दौरान इसने सैफ से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। इसे अभी भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर वो सिर्फ 1 दिन के लिए आया था। घर में सब ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। हाकिम अली का रवैया भी इसके साथ नॉर्मल ही था। इसे ढूंढने पर भी किसी के चेहरे पर या किसी के रवैये से कोई नाराज़गी नजर नहीं आई। ऐसा होना तो समझ लें कि दाल में कुछ काला है। बाबा आज आ ही गया है तो क्यों ना शादी की तारीख रख ली जाए। शुजा चौधरी की बात पर इसने हाकिम अली की तरफ देखा, लेकिन वो नजरें चुरा गए। शुजा बेटा, सुबह बात करेंगे, अभी फ़िलहाल बच्चा थका आया है, इसे आराम करने दो। जाओ बेटा आराम करो, सुबह बात करेंगे। घर में आकर इसने दोनों हाथों में सर गिरा लिया। वो खुद भी नहीं जानता था ये कैसी मोहब्बत है जिसमें से एक पल के लिए भी सुकून हासिल नहीं होता। पिछले 1 माह में एक रात भी वो सुकून से नहीं सो पाया। सारी रात सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहता था। इसने बहुत सहल जिंदगी गुजारी थी। पढ़ाई के दौरान भी शहर में हर वक्त इसके गिर्द लड़कियों का एक हजूम होता था। एक तो पैसे की फरमानी थी, फिर कुछ रंगीन मिजाज तबीयत और साथ में चार्मिंग पर्सनालिटी। लड़कियां खुद इसकी तरफ खींची चली जाती थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में रहने वाली किसी आम सी लड़की के इश्क में वो इस तरह से गिरफ्तार हो जाएगा। सुबह वो नमाज पढ़कर नीचे आया तो सब सो रहे थे। वो चुपके से बाहर निकल गया। अभी अंधेरा छटा नहीं था। वो खेतों की तरफ निकल आया। इसे हमेशा से यहाँ आकर बहुत सुकून हासिल होता था। यहाँ की खामोशी इसे बहुत भली लगती। वो खेतों से होता हुआ सैफ के घर वाले रास्ते की तरफ चल दिया। तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत के बाद वो इसके घर के बाहर खड़ा था, लेकिन दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला इसका मुंह चढ़ा रहा था। इसने वहीं खड़े खड़े पाशा को कॉल किया और इसे जल्दी से वहाँ पहुँचने के लिए बोला। वो सोचने लगा आखिर ये सब लोग कहाँ गए होंगे, शायद अपनी फूफो के गाँव गए होंगे। तभी दूर से पाशा आता दिखाई दिया। पास आकर इसने मोहब्बत अंदाज में सलाम किया। अजलान ने इससे सैफ के बाबत पूछा तो जो कुछ इसने बताया, अजलान गहरी सोच में डूब गया। इसके कहने के मुताबिक शादी के दूसरे दिन सकीना फूफो का इंतकाल हो गया था। इनकी तदफीन के लिए वो लोग इनके गाँव गए थे। फिर 1 हफ्ते के बाद वापस आए और रात के पहर यहाँ से कहीं चले गए। अजलान की गहरी सोच में डूबा घर लौट आया। नाश्ते की मेज़ पर सभी लोग मौजूद थे। सामिया इसके बराबर बैठी थी। अजलान सबके चारों पर एक नज़र दौड़ाई और हाकिम अली पर आकर इसकी नज़र रुक गई। चाचू आप रात को कुछ कह रहे थे। हाकिम अली के चेहरे पर नजरें गाड़ी इसने शुजा अहमद से सवाल किया। जी बेटा, मैं कह रहा था कि तुम आए हो तो हम कोई तारीख रख लेते हैं। किसकी तारीख, मैं समझा नहीं। वो अनजान बनकर बोला। बेटा तुम्हारी और सामने की शादी की तारीख। क्यों दादाजान आपने चाचू को बताया नहीं जो मैंने आपसे कहा था। हाकिम अली ने अपनी जगह पर पहलू बदला। क्या बाबाजान, अजलान किस बारे में कह रहा है? मैं आपको बताता हूँ चाचू, आप सामने के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ ले, क्योंकि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। सामने के हाथ से चम्मच प्लेट में गिर गई थी। पास बैठी बीजान ने अजलान का हाथ पकड़ लिया। ज़ारा और शुजा मुँह खोले हाकिम अली की तरफ देखने लगे, जबकि अजलान अपनी बात मुकम्मल करके नैपकिन साफ करता हुआ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ बीजान, मुझे आज असेंबली के सेशन में पहुँचना है। बीजान ने इसकी पेशानी चूमी, जबकि बाकी सबको लग रहा था साफ सूंघ क्या ये जा वो जा। इसे इस्लामाबाद आए हुए पूरे 6 माह गुजर चुके थे। इसने अपने कुछ खास बंदे सैफ की फैमिली को ढूंढने पर मामूर किए हुए थे, लेकिन अभी तक इनका कुछ भी पता नहीं चल सका था। वो जानता था हाकिम अली जानते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन वो खुद ही इन्हें ढूंढना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हाकिम अली को इस बात की भनक भी पड़े कि वो इन्हें ढूंढ रहा है। इसे आज शिद्दत से माँ की याद आ रही थी। इसने अपना वॉलेट खोल कर इस पर रखी अपनी माँ की बाहर तस्वीर को देखा, जिससे अपने बाप की स्टडी में से बहुत अरसा पहले मिली थी। हवेली में किसी को भी इसकी माँ के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं थी। वो बहुत छोटा था जब एक दिन अपनी माँ की बाबत दरियाफ्त करने पर हाकिम अली ने इससे वादा लिया था कि वो इसकी हर बात मानेंगे, लेकिन वो कभी अपनी ज़ुबान पर दोबारा कभी ये सवाल नहीं लाएगा। और इसने चुप साथ ली। हाकिम अली अपनी ज़ुबान के पक्के निकले। इसकी हर बात को बिला चूं चढ़ाए मान लिया जाता था। इससे बेजा लाड प्यार दिया गया और हद से ज़्यादा लाड प्यार ने इसे खुद शर्ती और घमंडी बना दिया। वो चाहता था कि वह जिस चीज़ की चाह करेगा वो इसकी हो जाएगी, और यही गलती इससे हुई थी। जब इसने विशाल को देखा तो इसने समझा जैसे इससे पहले जैसे इसकी ज़िंदगी में लड़कियाँ आती रही हैं और वो इनके साथ 1-2 रातें गुजार लेता था, वो बस इसका चाम खत्म हो जाता था। इस बार भी वो ऐसे ही करेगा, लेकिन पहली बार इसका पाला एक मजबूत किरदार की लड़की से पड़ा था, जिसे इसकी पर्सनैलिटी और पैसे से कोई सरोकार नहीं था। इसे बस अपनी इज्जत सबसे प्यारी थी और इसकी यही अदाई से भागी थी। इसकी तरफ अगर कोई लड़की देखकर मुंह मोड़ लेती तो वो कभी दोबारा इधर थूकता भी नहीं था, लेकिन इसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो जितना इसे देखकर गुस्सा होती थी, जितना इससे चिढ़ती थी, इसी कदर अजलान चौधरी के दिल में इसको पाने की जुस्तजू भर जाती थी। और फिर शायद इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की देखी थी जो खुद को छुपा छुपा कर रखती थी, और इसकी यही बात इसे अट्रैक्ट। अजलान शाह अपने ऑफिस में बैठा किसी फाइल की बरगिरदानी कर रहा था। इसके मोबाइल पर रिंग हुई तो अनजान नंबर देखकर इसने कुछ पल तौक़ुफ़ किया। नंबर पहचानने की कोशिश की, फिर शीशो पेश में इसने कॉल रिसीव कर ली, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कहाँ हो तुम इस वक्त? इसने पेन लेकर जल्दी से पता नोट किया। अपना कोट और गाड़ी की चाबी उठाकर पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। वो बस इतना जानता था कि जिसने इसे पुकारा है वो इसकी मताए हयात है। इसके बस में नहीं था कि वो उड़कर लाहौर पहुँचे। वो बहुत
रश ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन फिर भी इसे लाहौर पहुंचने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगने थे। होठों में सिगरेट दबाए एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाकर इसने स्पीड और तेज़ की। इसके कानों में बस तो इसकी आवाज़ गूंज रही थी, मुझे आपकी मदद चाहिए है। इसके दिमाग में जो ही इसका कहा जुमला गूंजता, वो गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर लेता। अगले 4 घंटे में वो इसके बताए गए जगह पर मौजूद था। अपनी गाड़ी बाहर मेन रोड पर खड़ी करके वो पैदल अंदर की तरफ चल दिया। ये अंदरून लाहौर का एक पसमानदा इलाका था। तंग और तारीख गलियों से गुजर कर वो एक पुराने और वो सीधा घर के सामने रुक गया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। 2-3 बार दस्तक देने के बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। जी बेटा, किससे मिलना है? ये यूसुफ साहब का घर है? जी हाँ। आप कौन? मुझे मिशाल से मिलना है। औरत ने मुँह पर हाथ रखकर सर से पाँव तक इसका जायजा लिया और इसके लिए दरवाज़ा खोलती हुई इसीलिए एक कमरे में आ गई। बैठो बेटा, मिशाल और मारूख अभी कहीं गई हुई हैं, थोड़ी देर तक बस आती ही होंगी। तुम मिशाल के शोहर हो ना? इनकी बात पर इसने चौंक कर इन्हें देखा और इस बात में सर हिला दिया। तभी बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई बहस कर रहा हो। अजलान अपना सारा ध्यान मोबाइल में मरकूज किया था, लेकिन आवाज़ें तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। अजलान झुंझलाकर अपनी जगह से उठा और कमरे में मौजूद इकलौते दरवाजे से बाहर निकल आया। कमरे में एक ही दरवाज़ा होता है भाई, कोई हो जिसमें 2 होते हैं, लेकिन इलाका जिस तरह का बताया गया उसमें एक ही दरवाज़ा होगा। सामने का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए, जहाँ एक लड़की के पीछे छुपी ब्लैक अबाया में मलबूस मिशाल थी, जबकि सामने 4 आदमी सहन में पड़ी प्लास्टिक की कुर्सियों में विराजमान थे। इनमें से एक मौलवी साहब थे, जबकि एक आदमी खड़ा अजलान को अंदर लाने वाले खातून से बहस करा था। इन लोगों में से किसी की भी नज़र अजलान पर नहीं पड़ी थी। वो खुद ही आगे बढ़ा। जी मैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मसला क्या है? इसे देखकर मिशाल की जान में जान आई। जो आदमी बहस कर रहा था इसने सवालिया नज़रों से इस औरत की तरफ देखा। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये मिशाल का शोहर है और इसे लेने आया है। इस औरत की बात पर मिशाल का दिल किया कि ज़मीन फटे और विस्मय समा जाए। अजलान चौधरी बहुत इत्मीनान से आगे बढ़ा, मिशाल को अपना सामान लाने के लिए कहा, जबकि सामने खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे सांप सूंघ गया हो। तुम तो MNA अजलान चौधरी हो ना? इनमें से एक आदमी अजलान को देखते हुए बोला। हम कैसे यकीन कर लें कि ये तुम्हारी बीवी है? यकीन करना है तो करो, नहीं तो तुम लोगों की मर्जी। तुम अगर सबूत नहीं दोगे तो हम तुम्हें इस लड़की को यहाँ से लेकर नहीं जाने देंगे। अच्छा, तुम रोकोगे मुझे? अजलान ने इसकी तरफ पेशकदमी की, जबकि वो शख्स उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तुम मुझे जानते नहीं हो? वो शख्स हकलाते हुए बोला। अच्छा कौन हो तुम? ज़रा मुझे भी तो पता चले। मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का बंदा हूँ। तुम लोग इस लड़की को साथ इससे पहले जो कुछ कर चुके हो काफ़ी है, मज़ीद मुझे यहाँ नज़र ना हो तुम लोग। वह शख्स बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चल दिया। इसके पीछे इसके दोस्त और मौलवी साहब भी निकल गए। तभी अपने पीछे खटके की आवाज़ पर अजलान देखा तो बैग लिए मिशाल खड़ी थी। चलें, अजलान के पूछने पर इस बात में सर अजलान ने आगे बढ़कर इस औरत का शुक्रिया अदा किया। आपने इतने दिन इसे अपने पास रखा, इसकी हिफाजत की, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। इसके वॉलेट में इस वक्त जितने पैसे थे इसने सारे निकाल के इस औरत की मुट्ठी में रख दिए। वो नाना करती रहेगी, लेकिन अजलान ने ज़बरदस्ती ने वो पैसे थमाए और आगे बढ़कर मिशाल के हाथ से बैग ले लिया। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। गाड़ी फिर से इसी रास्ते पर रवाना थी, लेकिन अब अजलान मुतमईन था। इसे मंजिल पर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो सरशार सा बैठा था। वो इस औरत की बात को सोच कर खुश हो रहा था। ये मिशाल का शोहर है, इसलिए इसे लेने आया है। इसके कानों में ये बाज गश्त रस घोल रही थी, जबकि इसके साथ बैठे मिशाल से शर्मिंदगी के मारे सर ऊपर नहीं उठाया जा रहा था। प्लीज़ यहाँ गाड़ी एक साइड पर रोकें। क्यों? अजलान की पेशानी पर बल पड़ गए थे। मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल क्यों? इससे सवाल करने से साथ ही इसने गाड़ी रोक दी। वो भैया हॉस्पिटल में है, मैंने इसीलिए आपको कॉल करके बुलाया था। कौन से हॉस्पिटल है? क्या हुआ है इसे? इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए इससे सवाल किया। आप रहने दें, आपको तकलीफ होगी, मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँगी। इसकी बात सुनकर अजलान का दिमाग खोल उठा। बताइए कौन से हॉस्पिटल में है वो? आपका भाई है तो मेरा भी दोस्त है वो। इसने गुस्से से चबा कर लफ्ज़ अदा किया। मिशाल इसके गुस्से से डरकर हॉस्पिटल का नाम बताकर खामोश होगी। कुछ बोलेंगी आप? आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है इसे? मुझे नहीं पता। हम लोग सकीना फूफू की तदफीन के लिए इनके गांव गए थे। वापस आए तो पाशा हमारे घर के बाहर खड़ा था। इसने भैया से कुछ कहा और फिर भैया रातों रात हमें लेकर गांव से चले आए, लेकिन रास्ते में ही हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें भैया की एक टांग और बाजू टूट गए, जबकि मैं और अरीबा महफूज रहे हैं। अजलान ने इसकी बात सुनकर होंठ भींच दिए थे। रोने की वजह से इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। अजलान ने इसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई, जिससे वो एक ही सांस में पी गई। तुम जिनके घर रह रही थी ये कौन लोग हैं? ये मेरी कॉलेज की दोस्त है। मैं और अरीबा बारी बारी भैया के पास हॉस्पिटल में रहते थे। एक दिन अरीबा और एक दिन मैं तो हम रात को इसके घर आ जाते थे। और वो आदमी कौन था? वो मारूख का कज़न था। इसने एक दिन मुझे मारूख के घर से निकलते देख लिया तो इसके बाद पीछे ही पड़ गया। मैंने इससे ही तंग आकर आपको कॉल की थी, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। मौलवी साहब को लेकर आ गया। अगर आप ना आते तो न जाने मेरा क्या होता। इसने चिड़चिड़ी थी। हॉस्पिटल में इसे आता देखकर सैफ की आंखों में खौफ सा लहराया गया।
इसने उठने की कोशिश की लेकिन अजलान ने इसे सहारा देकर वापस लौटा दिया। कैसे बेवफा हो यार, जानते हो मैं तुम्हें कितनी कॉल्स की है लेकिन तुम्हारा नंबर मुसलसल बन जा रहा था। मेरा मोबाइल गुम हो गया है। तभी डॉक्टर राउंड पर आए और चेकअप के बाद सैफ को डिस्चार्ज कर दिया। इसके डिस्चार्ज के बाद सुनकर अरीबा और मिशाल दोनों परेशान हो गए थे। जो जमा पूंजी थी वो हॉस्पिटल में खर्च हो गई थी। गाँव वो लोग जा नहीं सकते थे। सैफ ने सख्ती से मना किया था कि वहाँ हमारी जानों को खतरा है, इसलिए वहाँ के बारे में तो सोचे भी मत। अजलान किसी से मोबाइल पर बात करता हुआ बाहर निकल गया। रीबा और मिशाल ने परेशानी से रोना शुरू कर दिया। फिर सैफ की आवाज़ सुनाई दी, रीबा तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, मेरा नहीं वो आपका भी घर है। इसकी बात के जवाब में वो कुछ नहीं बोला, बस खामोश नज़रों से इससे देखने लगा। तभी अजलान की वापसी, तुम लोगों ने सामान बांध लिया है? जी आप जाएं, हम लोग चले जाएंगे। अजलान ने गाड़ी की चाबी मिशाल की तरफ बढ़ाई। तुम और भाभी जाकर गाड़ी में बैठो, मैं सैफ को लेकर आता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है इतना करो। मिशाल ने सैफ की तरफ देखा तो उसने आंख के इशारे से जाने के लिए कहा। वो इस वक्त 2 कमरों के फ्लैट में मौजूद थे। सजा समरा हर तरह के फर्नीचर से आरास्ता छोटा सा फ्लैट बहुत खूबसूरत था। सैफ को कमरे में छोड़कर वो जाने के लिए मुड़ा तो सैफ ने इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और तुमने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। तो फिर बोले, रुक क्यों गए साहब? बोलो, बड़े चौधरी मिशाल को क्यों मारना चाहते हैं? ये तुमसे किसने कहा? उन्होंने पाशा को कहा था कि वो मिशाल को ख़त्म करते। अजलान ने गुस्से से मुठियाँ बीस ली और कमरे में चक्कर काटने लगा और फिर तेज़ी से कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में गया जो कि इसके ज़ेर इस्तेमाल था। ये फ्लैट इसने अपनी पढ़ाई के दौरान लिया था और फिर इसके बाद भी जब कभी लाहौर आना होता वो होटल के बजाय यहीं रुकता था। इसने अलमारी में से फ्लैट के पेपर्स निकाले और अपने वकील को कॉल करने लगा। तभी वाशरूम का दरवाज़ा खुला और मिशाल शावर लेकर बाहर निकली। इसे कमरे में देखकर दरवाजे में ही रुकी। इसके बालों से गिरती पानी की बूंदें इसके चेहरे को भिगो रही थी। गले में पड़ा दुपट्टा एक साइड को ढलक गया था। अजलान एक ट्रांस की कैफियत में चलता हुआ इसके करीब आया। मिशाल ने इसकी नज़रों से घबरा कर जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपका कमरा है। इस कमरे में आने का हक सिर्फ तुम्हें ही तो है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। समझ नहीं आ रही से अच्छा कौन के पूरा कहूँ, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। इसने जो पहले किया और अब जो पहले किया उसको सोचा जाए तो ये भी है कि एक इंसान की जैसी तरबियत होती है या उसकी जब बेजा ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है तो वैसे ही बन जाता है। अब का किया तो उसका अच्छा ही है वैसे। और फिर न जाने दोनों के दरमियान क्या बात हुई और सैफ ने मिशाल से पूछे बगैर इसका निकाह करने का फैसला कर लिया। इसी शाम को अजलान चंद गवाहों और निकाह खा के हमरा चला आया। इसे एक बैग और रीबा की तरफ बढ़ाया जिसमें मिशाल का ड्रेस था। थोड़ी देर के बाद रीबा ने मिशाल को लाकर सैफ के पास बेड पर बिठा दिया। मिशाल को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसका भाई इसके साथ ऐसे भी कर सकता है। वो ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती है जिसकी नज़र में औरतों की इज्जत 2 कौड़ी की थी। इसे अभी भी इसकी वो नज़रें याद थी जिनमें हवानियत थी। तभी मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी, मिशाल मसूद मंसूर नहीं था। अहमद आपका निकाह अजलान चौधरी वल सिकंदर चौधरी हक में है। सिक्का राजुल वक्त 10 लाख आई थिंक रुपये मुकर्रर किया गया है। आपको कबूल है? अजलान चौधरी का हरजू समात बन गया। इसे डर था कि वो इनकार कर देगी। 1 2 3 घड़ी की सुइयों की टिक टिक के साथ खामोशी का दौरानिया तवील होने लगा और एक पल के लिए अजलान की धड़कन भी रुक गई थी। इसका दिल घड़ी की सुइयों की तरह धड़क रहा था। इसने सफ़ेद रंग के नफीस से जोड़े में मलबूस मिशाल के झुके सर पर एक नज़र डाली और अपनी जगह से खड़ा हो गया। कबूल है कि हल्की सी आवाज़ इसके कानों से टकराई तो इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। मौलवी साहब ने दोबारा से वही अल्फाज दोहराए तो अब की बार वाज़ेह सुनाई दिया, कबूल है। साइन के लिए निकाहनामा इसके आगे रखा गया तो थोड़ी सी झिझक के बाद इसने साइन कर दिया। अजलान ने इसके हाथ से पेन लेना चाहिए तो इसने इसके हाथ में देने के बजाय टेबल पर रख दी। मौलवी साहब के निकलते ही मिशाल ने सैफ के कंधे पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया। अजलान मौलवी साहब और गवाहों को रुखसत करके लौटा तो इसकी आवाज़ पर सीधा होकर बैठ गई। इसे देखकर इसने अपने दुपट्टे का एक कोना अपने चेहरे के आगे कर लिया। एक जानदार मुस्कुराहट ने अजलान के होंठ के किनारों को छुआ जैसे इसने जल्दी से छुपा लिया। अब हमें इजाज़त है सैफ, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। मिशाल अगर रहना चाहे तो रह सकती है। हाँ, मैं भैया आपके पास ही रुकूंगी। इसकी बात सुनकर मैं जल्दी से बोली और सैफ से पहले ही बोल उठी और तभी से चेहरा छुपाना याद न रहा। आंखें फाड़े इसे देख रही थी जैसे कह रही हो जाते क्यों नहीं। जबकि अजलान तो कहकर पछताया था। इसके चेहरे पर नजर पड़ते इसका दिल किया अभी इसे वहाँ से उठा कर ले जाए। साथ इस बेवकूफ़ पर गुस्सा भी आया। कैसे कह रही है? यही रहूँगी। सही कह रही है। एक बार मेरे साथ चलो, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। नहीं कहोगी आई थिंक नहीं अजलान ही तुम्हारे साथ ही जाएगी। सैफ की बात सुनकर अजलान ने किन अखियों से मिशाल की तरफ देखा जिसका चेहरा उतर गया था। गाड़ी में इस वक्त गहरी खामोशी थी। वो रुख मोड़े दरवाजे के साथ चिपकी बैठी थी जबकि अजलान ड्राइव करते हुए गाहे बगाहे एक नज़र इस पर भी डाल रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी। इसने देखा इसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई थी। न जाने कितनी रातों का रत चुका था जो गाड़ी में बैठते साथ ही सो गई।
अजलान ने गाड़ी की सीट लंबी की तो एक हाथ से इसके सर को सहारा दिया। इसे सीट पर लिटाकर वो सीधा हुआ तो नज़र इसके गर्दन में मौजूद तिल पर गई। इसका दिल बेईमान हुआ। तिल से होती हुई नज़र इसकी कलाइयों में मौजूद सुरख चूड़ियों पर गई। इसके हाथ को एक हाथ से अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसकी जिस वक्त आँख खुली इसने खुद को नरम गरम बिस्तर पर पाया। थोड़ी देर अपने इर्द गिर्द देखते हुए पहचानने की कोशिश की वो इस वक्त कहाँ है। सब कुछ याद आने पर वो सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई। इसका सर बहुत भारी हो रहा था। इसने सर उठाकर देखा तो भारी और दाबेज पर्दों की वजह से पता नहीं चल रहा था कि रात है या दिन। इसने कमरे का जायजा लिया जो कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। हर चीज़ बहुत सलीके से रखी हुई थी। वो बेड से उतरकर बाहर आई तो ये किसी घर की बलाई मंजिल थी। सीधे रास्ते से हाथ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे आई तो आगे लिविंग रूम था। सामने टीवी चल रहा था जिस पर कोई न्यूज़ एंकर जोरों शोरों से अपने सामने मौजूद मेहमानों से बहस व मुबासा में मसरूफ था। वो हैरान खड़ी थी कि न जाने अजलान कहाँ है और वो यहाँ तक कैसे आई, ये किसका घर है। तभी एक तरफ से अजलान हाथ में कॉफ़ी का कप थामे और बुत बनी खड़ी मिशाल को देखकर इसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अजलान तुम जाग गई? आई थिंक मिशाल आएगा। तुम जाग गई हो? वो जो पहले ही डरी हुई थी अपनी पुश्त पर इसकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर पीछे हुई और पीछे लगे दीवार गिर आईने से जा टकराई। अजलान ने अपने हाथ में मौजूद कप इसकी तरफ बढ़ाया जिसे इसने जल्दी से थाम लिया। इसे इसकी बहुत तलब हो रही थी। अजलान वापस मुड़ गया जबकि वो चलती हुई जाकर एन टीवी के आगे बैठ गई। वो खाली दिमाग के साथ टीवी देख रही थी। अजलान अपना कप उठाए इसके बराबर आकर बैठ गया लेकिन इसने देखा वो दिमागी तौर पर हाजिर नहीं थी। इसने इसके सामने चुटकी बजाई तो उसने अपनी हेज़ल लिखा है, आई थिंक हेज़ल लिखना है। हेज़ल ब्राउन आंखें अजलान की डार्क ब्राउन आंखों से टकराई तो इसकी आंखों में लो देते जज्बों से मिशाल ने नजर चुरा ली जबकि अजलान चाह कर भी एक पल के लिए अपनी निगाहें इस पर से नहीं हटा पा रहा था। गहरी खामोशी और इसकी निगाहों से घबरा कर इसने टाइम पूछा। अजलान इसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा दिया। वो जो पूरे नहमाक से टीवी देख रही थी इसे सामने मौजूद वक्त नजर नहीं आ रहा था। इसे भी शायद एहसास हो गया था इसीलिए दोबारा सवाल नहीं किया। रात के 10 बज रहे हैं, मुझे अरीबा से बात करनी है। अजलान ने नंबर डायल करके मोबाइल की तरफ बढ़ा दिया जबकि वो मोबाइल था मैं ऊपर कमरे में चली गई। हेलो मिशाल, कैसी हो? इसकी आवाज़ सुनकर मिशाल का दिल भर आया लेकिन कंट्रोल करते हुए बोली, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भैया कैसे हैं? ठीक हैं। प्लीज़ भैया से बात करवा दो मिशी, वो भी सो रहे हैं। अच्छा चलो मैं सुबह को बात कर लूँगी। मिशी तुम ठीक हो ना? अजलान बहुत अच्छा है, इसने हमारी बहुत मदद की है। वो ना होता तुम कहाँ जाते? हम सही कह रही हो। मैंने भी इसीलिए इससे शादी कर ली, नहीं तो मैं मर कर भी ऐसे शख्स से कभी शादी ना करती। इसे खाने के लिए बुलाने अंदर आ रहे अजलान के कदम इसकी बात पर वहीं रुके थे। लेकिन क्यों मिशी? वो तो बहुत हैंडसम है, इतने बड़े घर का बेटा है और तुम्हारे भैया का बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसे क्यों कह रही हो? अनपढ़ जाहल गवार है। वहाँ गांव में भी हर वक्त हाथ में बंदूक उठाए किसी की जान का दुश्मन ही बना होता था। मिशी वो रुकन पार्लियामेंट है। हाँ तो वहाँ जाने की सारी खसूसियात है ना इसमें। तुम अब ज्यादती करी हो मिशाल। अरीबा की इसकी वकालत से तंग आकर इसने फ़ोन ही काट दिया जबकि दरवाजे के बाहर खड़े अजलान ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए मुठ्ठियाँ बीच ली। वो इसे ढूंढती नीचे आई जहाँ वो खाने की टेबल पर बैठा खाना खाने में मसरूफ था। इसने नज़र उठाकर मिशाल की तरफ नहीं देखा, बस हाथ के इशारे से इसे खाने के लिए बोला। खाने को देखकर मिशाल की भूख चमकी। वो उठ बैठी तो इससे आगे रखी प्लेट में बिरयानी डाल दी। इसे शायद भूख ज़्यादा लगी थी तभी वो तेज़ हाथ चलाने लगी। अजलान अपना खाना खत्म करके सीने पर हाथ बांधे इसे खाना खाते देखने लगा। जब इसकी प्लेट में चावल खत्म होने लगे तो अजलान ने पूछे बगैर मज़ीद चावल डाल दिया। अब की बार शायद शर्मिंदगी से इसने हाथ खींच लिया। इसकी शर्मिंदगी भापते अजलान वहाँ से उठ गया। खाने के बाद बर्तन धोकर वो लाउंज में आकर बैठ गई। काफ़ी देर गुजारने के बाद वो कमरे में आई तो मलकचा सा अंधेरा फैला हुआ था। अजलान बेड पर नींदराज था। वो बेड के करीब खड़ी सोचने लगी कहाँ सोए। तभी इसे बेड की दूसरी तरफ एक तकिया और ब्लैंकेट नजर आया तो वो तकिया लेकर बाहर बिल्कुल कोने में लेट गई। अजलान की आंख अलार्म की आवाज़ पर खुली। घड़ी पर इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। वो उठने लगा तभी इसकी नज़र अपने सीने पर रखे हाथ पर पड़ी। इसने गर्दन मोड़कर अपने पहलू में लेटी मिशाल पर एक नज़र डाली। एक हाथ गाल के नीचे रखे जबकि दूसरा हाथ अजलान के सीने पर मौजूद था। अजलान ने इसके हाथ को बहुत अपनी नरम गिरफ्त में लिया और इसकी पुश्त पर अपने होंठ रख दिए। इस कलिमस पाकर मिशाल हल्का सा कसमसाई तो अजलान नरमी से इसका हाथ अपनी सीने से हटाते हुए उठ गया। ये इसकी ज़िंदगी की खूबसूरत सुबह थी। पिछले 8 माह से वो रोज़ रात को यही तो ख्वाब देखता आ रहा था। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वो पाँव लटकाए बेड पर बैठी थी। मिशाल ने बगैर शर्ट के अजलान को देखकर नजरें झुका ली। अजलान ने इस पर एक नज़र डाली और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। नेवी ब्लू कलर की शर्ट निकाल कर पहनी और हाथ में एक पिंक कलर का नफीस से काम वाला जोड़ा लाकर मिशाल के पास रख दिया और वहीं खड़े शर्ट के बटन बंद करने लगा। इसकी नज़रें मिशाल के चेहरे का तवाफ करी थी। मिशाल कपड़े हाथ में लेकर तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई। वो बाहर निकली तो वो कोट पहने विंडो के पास खड़ा किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ था। मिशाल ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर अपने बाल सुलझाने लगी। लंबे घने बालों ने इसकी पुश्त को ढांप रखा था। अजलान बात करता हुआ गैर इरादी तौर पर इसके पीछे आकर खड़ा हो गया और आईने में नजर आते इसके अक्स पर
नजर जमा दी। मिशाल की पुश्त इसके सीने से टकरा रही थी। इसे अपने इतने करीब देखकर इसके हाथ से ब्रश गिर गया। अजलान मुस्कुराकर थोड़ा सा आगे को झुका और इसके कान की लू पर अपने लब रखती। इसकी सरकत पर वह शर्म से सड़क पड़ गई और खुद में सिमट गई। जबकि अजलान ने सीधा होते हुए इसके चेहरे पर एक नज़र डाली। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा, और कमरे से निकल गया। इसके निकलते ही मिशाल दिल पर हाथ रखते हुए बेड पर बैठ गई। ये मुझे क्या हो रहा है? इस शख्स के सामने मेरी ज़ुबान को ताले क्यों लग जाते हैं? इसने अपने दिल पर हाथ रखा जो दुगनी रफ्तार से दौड़ा था। इसकी हरकत याद करके वो कान की नोक तक सुरक पड़ गई। तुमसे कुछ कहने को था, भूल क्या? हाय क्या बात थी, क्या भूल क्या? हो गई सैकड़ों बातों की वफा, हंस के जब तूने कहा मैं भूल गया। वो अभी ऑफिस से लौटा था। इसका आज आखिरी दिन था ऑफिस में, क्योंकि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी और अब नए इलेक्शन होने थे। हैं इतनी जल्दी? क्या ऐसा होता है? मतलब 5 साल बाद नहीं होती वोटिंग पाकिस्तान में? तो क्या जो छोटी वोटिंग होती है छोटी सीट के लिए, तो वो क्या इतने माह में होती है? किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ ना। इसे अपने करीब आहट महसूस हुई तो इसने झट से आंखें खोली। इसने सर छिटक दिया। झटका दोबारा से सामने आता नज़ारा देखा, जहाँ लाल जोड़े में मलबूस दोनों हाथों में भर भर की चूड़ियाँ डाली गई थी। नफासत से दुपट्टा सर पर टिकाए इसकी नज़रों के इत्तेकाद से कन्फ्यूज सी मिशाल नज़र झुकाए खड़ी थी। आपके लिए खाना लगाऊं? लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। साथ ही कोट अपनी बाजू पर डालकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और इसकी इस तरह इग्नोर करने पर इसे अपनी तैयारी फीकी सी लगी। अजलान जानता था वो इसके लिए ही तैयार हुई है, लेकिन वो भी गुजरे 1 साल का बदला लेना चाहता था। इसने भी अजलान को बहुत सताया था। कहीं दिन तो वो इससे बात ही नहीं करती थी, लेकिन फिर इसकी तवज्जो और मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में अजलान के लिए जगह हासिल कर ली। ओह, तो 1 साल गुजर चुका है। सैफ भी बिल्कुल ठीक था। इसने अजलान का फ्लैट छोड़ दिया था और लाहौर में 1-2 कमरों का घर किराए पर ले गया था। इसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट आ गई थी, लेकिन वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया था। अजलान को पार्टी की तरफ से टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन इसने इनकार कर दिया कि वह सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना चाहता है। इस बात की खबर जब हवेली में पहुंची तो हाकिम अली खान इसी वक्त पाशा के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। इनका ख्याल था अजलान को कायल कर लेंगे। वो इसके सियासत में होने से बहुत से मफादात हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो पहले वाला अजलान नहीं रहा। इसने सोच लिया था कि वो लोगों की खिदमत जारी रखेगा, लेकिन अपने तरीके से। वो सुबह सवेरे उठ जाता था। मिशाल की सुबह लेट होती थी तो नमाज पढ़कर सो जाती थी। इस वक्त भी वो लॉन में बैठा अखबार की वर्कदानी कर रहा था, तभी गेट हुआ और ब्लैक मर्सिडीज गैराज में आकर रुकी। आपने ज़रिस नूर की नावल में एक चीज़ नोट की, मुझे बाकी नावल्स का नहीं पता, जितने मैंने नोट किए ना पढ़े हैं सॉरी, उसमें एक चीज़ कॉमन है और वो है हीरो का आवाम की खिदमत की तरफ रुझान। एक नावल पहले था, उसमें भी ऐसे ही दिखाया गया था। गाड़ी को पहचानते ही वो इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। हाकिम अली खान ने बहुत जोश से अजलान को गले लगाया। तुम तो हवेली का रास्ता ही भूल गए हो। वो खामोश ही रहा और मुलाजिम को नाश्ता लगाने के लिए कहा। आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? बस तुम्हारी याद खींच लाई है। वो तंजिया मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। दादाजी मैं गाँव गया था। गाँव गए थे? गाँव तो तुम पिछले 1 साल से नहीं आए। इसने अपनी गहरी बुरी आंखें हाकिम अली के चेहरे पर गाड़ दी। दादाजी मैं गया था और रास्ते में मुझे दीन मोहम्मद मिला था, जख्मी हालत में। आप जानते हैं ना दीन मोहम्मद को? हाकिम अली के चेहरे पर साया सा आकर लहरा गया। वो तुम्हें कहाँ मिला है? वो तो आपकी कैद में था। तो वो मुझे कैसे मिल गया? बस कुदरत के कानून से वो इस कैद से भाग निकला और मेरी गाड़ी से टकरा गया, और इसे देखकर मेरी आंखों में बचपन का एक धुंधला सा लहरा गया, जिसे इसकी बातों ने साफ कर दिया। क्या कसूर था मेरी माँ का? यही कि वो आपकी बेटी की पसंद थी। आपको इसके बातन से पैदा होने वाला बेटा तो कबूल था, लेकिन वो नहीं। आप मेरी माँ के कातिल हैं। इसकी आंखों में एक दर्द था जिसका मदावा शायद ही मुमकिन था। आपने इस दाई को कितने पैसे दिए थे? हाकिम अली झुके सर से बैठे रहे। खाना खाकर जाइएगा, ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। जाते वापस पलटा। आपको एक बात तो बताना भूल ही क्या, मैंने शादी कर ली है मिशाल मंसूर से, मेरे मामू की बेटी दीन मोहम्मद की पोती से। तारीख फिर से दोहराई गई है, लेकिन इस बार आपके सामने सिकंदर हाकिम अली नहीं है, बल्कि अजलान सिकंदर चौधरी है, और मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करना चाहता हूँ। और हाँ, मैं आपके साथ ही रहा हूँ। आपके हर अगले कदम पर मेरी नज़र होगी। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ से सैड फीलिंग आई। हालांकि बहुत से सिंपल से लफ्ज़ थे, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे आपकी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। मैं अपनी बीवी को नहीं बता सका मेरा इससे कोई और रिश्ता भी है, और बस इतना ही जानती है कि मैंने इससे तरस खाकर शादी की है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं तो दावा कर रहा हूँ अपनों के किए गए मुजालिम के। आपने एक गलती 2 बार कैसे करने की कोशिश की दादाजी? आपने इस लड़की को भी मानना चाहा जो मेरी ज़िंदगी है। ये कहकर वो रुका नहीं और अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि विंडो में खड़ी ये सब सुनती मिशाल ने अपना हाथ दिल पर रख लिया। वो तो शौक में थी सब कुछ जानकर। इसे वो रात याद आ रही थी जब वो गाँव से लौटा था। गिरजी
चमक के साथ बारिश जारी थी। मिशाल ने इसे स्टडी की तरफ जाते देखा तो इसके पीछे चल दी, क्योंकि वो तो कह कर गया था कि वो 2-3 दिन बाद वापस 2-3 दिन तक वापस नहीं लौटेगा। वो जिस वक्त स्टडी में दाखिल हुई वहाँ मौजूद हर चीज़ तहस नहस हो चुकी थी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो एक भारी फाइल उड़ती हुई मिशाल के सर पर आ लगी। मिशाल के मुँह से एक बुलंद चीख बरामद हुई तो ज़लान ने इसकी हिम्मत देखा और अपनी लाल आंखों से इसकी तरफ देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इससे डर कर वो अपने कमरे में आ गई और अगले दिन नाश्ते पर वो नॉर्मल था। नाश्ते के बाद इसका हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले आया और सर पर मौजूद हल्के से जख्म को गौर से देखने लगा और बैंडेज करके बगैर कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल गया। हाकम अली बगैर कुछ कहे वापस लौट गए थे। अपने कमरे से निकलते देखते अजलान के दिल को कुछ हुआ। जो भी हो, लेकिन वो इसके दादाजी थे, उन्होंने बहुत लाड से इसे पाला था। जिस वक्त वो गाड़ी में बैठने लगे इस वक्त दौड़ती हुई मिशाल इनके पास पहुंची। दादाजी, खाना खाकर जाइएगा। हाकम अली ने मुड़कर इसकी तरफ देखकर अपना हाथ इसके सर पर रख दिया। सदा सुहागन हो पुत्र, इनकी आवाज़ में आंसू की नमी थी। मैं अजलान से मिलने आया था, वापस आऊँगा तुम्हारी भी जान को लेकर और गाड़ी में बैठ के। मिशाल की ज़िंदगी में अजलान चौधरी बहुत ऊंचे मुकाम पर बैठा था। जिस शादी के आगाज़ में बहुत मायूसियों में गिरी थी, वो नहीं जानती थी कि ये इसके रब का फैसला है और बेशक वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। आज मुसलसल तीसरा दिन था। वो खाने पर इसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो था कि घर ही नहीं आ रहा था। रात गई कि घर लौटता और फिर सुबह सवेरे निकल जाता। आज भी मिशाल मायूस होकर खाना समेट कर कमरे में आ गई थी। वो नमाज़ पढ़कर सोने के लिए लेटी तो न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू का एक रेला सा निकला। जब तक वो इसके करीब आना चाहता था वो इससे दूर भागती रही और अब जबकि वो इसके पास आना चाहती है वो इससे भाग रहा था। सुबह मिशाल की आंख खुली तो इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। इसने देखा तो वो अजलान चौधरी की बाहों की मजबूत गिरफ्त में थी। वो तेज़ी से पीछे हुई, थोड़ी देर अपनी सांस बहाल की और फिर उठने से पहले वो इसकी अजलान की तरफ झुकी और अपने लब इसकी पेशानी पर रखती है। वो पीछे हुई तो अजलान आंखें खुली से देख रहा था। मिशाल शर्मिंदा होगी और तेज़ी से बेड से नीचे उतरना चाहा, लेकिन इससे पहले ही इसका बाजू अजलान की गिरफ्त में था। मैडम, ऐसे चोरी छुपे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे ज़्यादा आपका हक है। इसकी बात पर वो सरशार से खिलखिला कर हंसती, जबकि अजलान चौधरी इसकी हंसी में की खो सा क्या ख़त्म शुद। नॉवल में जब भी मुझे लगा ना कि भाई यहाँ पे कोई झोल है, साथ एक्सप्लेनेशन आ जाती थी। लाइक पहले सीन आता था और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, लाइक सस्पेंस जैसे रखा जाता है ना वैसे। और एंड पे आते आते बेशक उसने बहुत सिंपल वर्ड में अपने दादाजी को कहा, लेकिन उनकी बात क्या कहते हैं अजलान की बात सुन के ना मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, लाइक थोड़े से ज़्यादा। और फिर दादाजी ने जैसे उसके मिशाल के सर पे हाथ रखा ना, तो मुझे लगता है कि नावल कंटिन्यू रहता है या लाइक स्टोरी इस तरह सोची जा सकती है कि दादाजी सुधर जाएंगे अगर सोचा जाए तो, और मिशाल और अजलान खुशी खुशी रहेंगे और बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता सब बदल जाएगा। स्टोरी काफ़ी अच्छी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। बस थोड़े से एंड पे अगर मिशाल और अजलान का थोड़ा सा मज़ीद सीन होता तो अच्छा था, बट स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ख्याल रख लिया करें अपना।